आखिर कैसे अफगानिस्तान की सुदूर बंजर पहाड़ियों के बीच अहमद शाह अब्दाली की वंश परंपरा में जन्मा हुआ एक लड़का देखते ही देखते महाराणा प्रताप के राजवंश के घर का सदस्य बन जाता है, फिर कैसे भारतीय टीम का क्रिकेटर बन जाता है और फिर कैसे सिनेमा के 70 mm के पर्दे पे देश की जानी मानी अभिनेत्रियों के साथ फिल्मों में काम करने लगता है, और फिर अचानक कैसे एक रोज शोहरत की बुलंदी पे बैठे हुए शख्स से तकदीर ने कुछ इस कदर मुंह फेरा कि एक झटके में उससे उसका सब कुछ छीन। एक दिन के भीतर भीतर शोहरत की बुलंदी से गुमनामी की इंतहा तलक का सफर शायद ही मुमकिन हो सकता हो, मगर इस कहानी में जो कुछ भी हुआ है वो किसी असंभव से कम नहीं जान पड़ता है, तो इस कहानी का अंत भी असंभव सरीखा ही हो सकता है। यह कहानी अपने आप में किसी हैरत अंगेज फिल्म की तरह है, जिसकी शुरुआत अफगानिस्तान की सुदूर बंजर पहाड़ियों के बीच बसे एक कबीले से होती है, जहां एक लड़का रहा करता था, अब्दुल अजीज दुर्रानी। यूं तो पश्तूनों के कबीले से आता था, मगर आसपास मैदानों में गोरों को क्रिकेट खेलते हुए देखना उसके बचपन का शगल हुआ करता था, और फिर देखते ही देखते बचपन का शगल कब जवानी की हसरत में तब्दील हो गया, यह अजीज को खुद भी ना इल्हाम हुआ। उस दौर में अंग्रेज हिंदुस्तान में हर उस शख्स की तलाश में होते थे जिसे क्रिकेट में रुचि हो, तो गोरों को लगा ये लड़का क्रिकेट में बिल्कुल फिट होगा। आहिस्ता आहिस्ता गोरों ने खुद उसे क्रिकेट खिला खिलाकर क्रिकेट में पारंगत कर दिया। जल्द ही अजीज का दाखिला रणजी क्रिकेट टीम में करा दिया गया। अजीज पश्तूनों की रणजी टीम की तरफ से क्रिकेट खेलने लगे। यह बरस 1934-35 था, जब पश्तूनों की रणजी टीम का मुकाबला नवा शहर की रणजी टीम के साथ था, जिस मैच में अजीज भी पश्तूनों की टीम की तरफ से खेलने गए हुए थे। मैच के दौरान अजीज के शानदार खेल से प्रभावित होकर तत्कालीन जामनगर महाराज ने अजीज से मुलाकात की। अजीज से उसके बारे में पूछा तो पता चला कि अजीज किस गुर्बत के हाल में जिंदगी गुजार रहा है। तो तत्कालीन जामनगर महाराज ने अजीज से कहा, दरोगा बनोगे? अजीज ने हाँ में सिर हिला दिया, आप बना दोगे तो बिल्कुल बन जाएंगे। माने कबीले में रहने वाले एक शख्स को सीधा दरोगा के पद का ऑफर हो जाए तो कौन ही ना करेगा। अजीज ने भी हाँ कह दी, और फिर जामनगर महाराज और अजीज के बीच करीब घंटे भर की बात हुई, जिस दौरान जामनगर महाराज ने अजीज से उसके परिवार के बारे में पूछा तो अजीज ने बताया, साहब मेरी एक बीवी है और एक 3 साल का बेटा है, जिसे भी मैं टेस्ट क्रिकेटर बनाना चाहता हूं। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, लेकर आओ, यहां रहोगे तो तुम्हारे लड़के के क्रिकेट भविष्य के लिए भी बेहतर ही रहेगा। अजीज को भी लगा वाकई बात तो सच है, जिसके बाद अजीज अपने पूरे परिवार के साथ जामनगर आ जाते हैं, जामनगर में रहने लगते हैं और यहीं दरोगा की नौकरी के साथ साथ अपना क्रिकेट करियर भी आगे बढ़ाते रहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता कैलेंडर के पन्ने पलटने लगते हैं, दिन हफ्ते महीने बरस गुजरने लगते हैं, और हर गुजरते बरस के साथ अजीज के बेटे सलीम दुर्रानी का क्रिकेट आहिस्ता 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 निखरता जा रहा था। सलीम की बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी ने सलीम का चयन सौराष्ट्र की रणजी टीम के भीतर कर दिया। अब सौराष्ट्र की रणजी क्रिकेट टीम में शामिल होना अपने आप में भारतीय टीम के भीतर चयनित होने से पहले के सबसे बड़े मकाम के तौर पर जाना जाता था। मगर ऐसा नहीं था कि सलीम को सौराष्ट्र की क्रिकेट रणजी टीम में खेलने से सिर्फ और सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम के भीतर शामिल होने का मौका मिला था। सलीम को उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत नजराना भी सौराष्ट्र की इसी रणजी टीम की तरफ से खेलते हुए मिला था। क्या था वो नजराना? मेवाड़ के महाराणा भगवंत सिंह का साथ। मेवाड़ के महाराणा भगवंत सिंह का साथ। जी हां, सौराष्ट्र की रणजी क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हुए ही सलीम दुर्रानी की मुलाकात मेवाड़ महाराणा भगवंत सिंह से हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के संबंधों में प्रगाढ़ता आती गई। सलीम को बेहद पसंद करते थे महाराणा, और महाराणा को भी बेहद पसंद किया करते थे सलीम। जब सलीम 12-13 बरस के थे ना, तब महाराणा भगवंत सिंह के सिटी पैलेस में अक्सर आया जाया करते थे। यूं कह लें साल के 6 महीने अपना क्रिकेट अभ्यास भी जामनगर में नहीं, उदयपुर में किया करते थे। ऐसी ही एक आम सी सुबह थी। महाराणा भगवंत सिंह सलीम से मुलाकात करने क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंचते हैं, और वहां महाराणा और सलीम के बीच कुछ बातें होती हैं, जिन बातों के दौरान महाराणा सलीम से कहते हैं कि अब तुम सौराष्ट्र क्रिकेट टीम छोड़ दो और राजस्थान की रणजी टीम की कमान संभालो। राजस्थान की रणजी टीम ने वैसे भी आज तक एक भी खिताब नहीं जीता है, तुम खेलोगे तो शायद राजस्थान की यह हसरत भी पूरी हो जाएगी। सलीम ने कहा, बिल्कुल, इसी साल होने वाली रणजी ट्रॉफी में मैं राजस्थान की तरफ से हिस्सा लूंगा।
मगर तभी एक खबर आती है जिस खबर ने लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का सुख चैन छीन लिया था। खबर कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े होंगे, खबर कि भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा होगा। जाहिराना तौर से खबर सामने आते ही भारत और पाकिस्तान के हर सीमावर्ती सूबे में तनाव पसरने लगा था। सलीम के पिता अजीज ने फैसला कर लिया था कि वो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाएंगे। मगर सलीम का दिल तो उदयपुर के सिटी पैलेस में कहीं गुम हो चुका था। अब वो पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। सोच कर देखिए, 13 वर्ष के सलीम ने अपने पिता से साफ इंकार कर दिया कि वो अपना हिंदुस्तान छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब इसे क्या कहेंगे? 13 वर्ष के सलीम का मेवाड़ महाराणा के लिए प्यार, या मेवाड़ महाराणा पे भरोसा, या हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए लगाओ। आपको जो समझना हो समझ सकते हैं। मगर 13 वर्ष के सलीम दुर्रानी ने अपने पिता अजीज दुर्रानी से साफ तौर से इंकार कर दिया कि वो हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे, जिसके बाद उनके पिता उन्हें छोड़ के पाकिस्तान चले गए और 13 वर्ष के सलीम उदयपुर में ही रह के अपना क्रिकेट अभ्यास करने लगे। उदयपुर की रणजी टीम की तरफ से क्रिकेट खेलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता राजस्थान की रणजी टीम की ओर से सलीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम के चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसके चलते बरस 1960 में बंबई में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच के दौरान सलीम दुर्रानी का टेस्ट क्रिकेट पदार्पण होता है। पहले ही मैच की पहली पारी में सलीम ने 70 रन ठोके। आपको यह स्कोर बड़ा नहीं लग रहा होगा, मगर 1960 के दौर में 70 बराबर 170 हुआ करता था। और स्ट्राइक रेट तो सुनिए, यकीन नहीं होगा आपको कि यह टेस्ट क्रिकेट की बल्लेबाजी थी। 70 रनों की पारी में 10 चौका 3 छक्का, सिंगल बस 3-4। यह वो दौर हुआ करता था जब बाउंड्रीज गिनी चुनी पड़ती थी, लोग सिंगल डबल में ही काम चलाया करते थे। मगर सलीम सिंगल डबल की भाषा समझते ही नहीं थे, सिर्फ छक्के चौकों की भाषा जानते थे। और इसके पीछे सलीम का कोई विशेष टैलेंट या विशेष गुण या विशेष आदत नहीं थी, मजबूरी थी। दरअसल डोमेस्टिक क्रिकेट करियर के दौरान एक बार सलीम की जांघ में बड़ी तेज चोट लगी थी। थाइस की ये बोन पूरी क्रैक हो गई थी, जिसके बाद सलीम को तेज भागने में दिक्कत होती थी। तो रनिंग बिटवीन द विकेट में स्पीड का प्रॉब्लम आता था। उस स्पीड के प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए सलीम ने यह टेक्निक निकाली थी कि वो सिंगल डबल की भाषा में बात ही नहीं करेंगे, छक्के चौकों की ही जुबान में बात करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो सलीम का करियर आगे बढ़ा, त्यों हिंदुस्तान को आभास हुआ कि वो जो यादें वो 12 बरस पहले बिसरा चुके थे मुश्ताक अली खान के जाने के बाद, कि स्टेडियम के किसी कोने से किसी ने खड़े होकर चिल्लाया मुश्ताक छक्का और छक्का पड़ गया, उन यादों को दोबारा जिंदा करने का वक्त आ गया है। क्योंकि हिंदुस्तान को अरसे बाद एक ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी मिल गया है जो ऑन डिमांड छक्के लगाता हो। वैसे अधिकतर छक्के तो लॉन्ग ऑफ या मिड ऑन पे पड़ा करते थे, मगर थर्ड मैन की दिशा में उस दौर में शॉट मारने वाले कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक थे सलीम। मगर ये तो बस झलकी भर थी, असल कहानी तो अभी हिंदुस्तान के सामने आनी बाकी ही थी। देखते ही देखते सलीम आहिस्ता आहिस्ता बल्ले और गेंद दोनों से नायाब प्रदर्शन के चलते हिंदुस्तान के भीतर इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि उस दौर में सलीम की लोकप्रियता किसी फिल्म सितारे सरीखी ही थी। कौन भूल सकता है 1962 की वो इंग्लैंड वाली सीरीज, जब इंग्लैंड हिंदुस्तान आई थी और सीरीज के भीतर लगातार 2 मैचों में, एक में 8 और दूसरे में 10 विकेट लेकर सलीम ने अकेले इंग्लैंड की समूची बल्लेबाजी को हिंदुस्तान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए थे। और सलीम के ऐसे अभूतपूर्व प्रदर्शन के चलते ही हिंदुस्तान ने इंग्लैंड को 2-0 से टेस्ट सीरीज हरा दी थी। इस नायाब क्रिकेट प्रदर्शन के बाद ही भारत सरकार की ओर से सलीम को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोच के देखिए, 90,000 दर्शकों से पटा पड़ा ईडन गार्डन हो और समूचा ईडन गार्डन बस एक ही आवाज गुंजा रहा हो, सिक्सर सलीम सिक्सर। क्या मंजर होगा, क्या दौर होगा, क्या जादू होगा, और कैसा होगा वो जादूगर जिसने समूचे हिंदुस्तान पर अपनी दीवानगी का जादू चढ़ा दिया था। शायद कुछ वैसा ही जादूगर होगा जैसे जादूगर ने अपने बल्ले के जादू से पोर्ट ऑफ स्पेन के भीतर वेस्ट इंडीज को पोर्ट के भीतर ही डुबो दिया था। याद नहीं है सलीम की वो 104 रनों की नाबाद धुआंधार पारी, जिस पारी के भीतर सलीम ने कैरिबियाई धरती पर कैरिबियाई गेंदबाजों की ऐसी बखिया उधेड़ी थी कि सामने पॉली उमरीकर की 172 रनों की पारी भी पीछे छूट गई थी। और वो 1971 वाला दौरा, जिस दौरे का एक किस्सा साझा करते हुए गुंडप्पा विश्वनाथ एक किताब के भीतर बताते हैं कि वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट का तीसरे दिन था। शाम को कप्तान अजीत वेडेकर के कमरे में
तमाम साथी खिलाड़ी बैठकर अगले दिन की प्लानिंग पे चर्चा कर रहे थे। उस दिन शाम तक वेस्टइंडीज का स्कोर दूसरी पारी में 150 रन पे 1 विकेट था। बल्लेबाजी करने आने वाले थे क्लाइव लॉयड और गैरी सोबर्स जैसे खिलाड़ी, जो उस दौर में 3-3 दिन तक बल्लेबाजी किया करते थे। ऐसे वक्त में हिंदुस्तानी गेंदबाज कैरिबियाई धरती पे गैरी सोबर्स और क्लाइव लॉयड को कैसे आउट करेंगे, इसी प्लानिंग पे चर्चा हो रही थी कि तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है खट, और कमरे के भीतर तेज चाल से चलते हुए आते हैं सलीम दुर्रानी और अजीत वेडेकर से कहते हैं, क्या प्लानिंग चल रही है? कुछ नहीं, कल मुझे गेंदबाजी करने देना जब लॉयड बल्लेबाजी करेगा। वादा कर रहा हूं तुम्हें, कल लॉयड और सोबर्स दोनों का विकेट तुम्हें ना दिया तो कहना। बस जब लॉयड बल्लेबाजी करे मुझे गेंदबाजी देना, और जब सोबर्स बल्लेबाजी करे मुझे गेंदबाजी देना, बस देखना। अगला रोज आता है तो टी के बाद अजीत ने खुद सलीम के हाथों में गेंद थमाई, बोले अब आउट कर। सलीम तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। 1 गेंद, 2 गेंद, 3 गेंद, चौथी गेंद ऑफ विकेट से मिड विकेट की ओर स्विंग होती। शॉर्ट पिच स्लोअर डिलीवरी थी जिसपे लॉयड गच्चा खा गए। बल्ला ना आगे गया ना पीछे, ना कदम आगे गया ना पीछे, और सीधा मिड ऑन पे खड़े हुए अजीत वेडेकर के हाथों में ही कैच थमा बैठे। इसके बाद बारी आती है गैरी सोबर्स की। अब तलक सलीम के अभूतपूर्व प्रदर्शन ने कप्तान अजीत वेडेकर को भी मजबूर कर दिया था सलीम पे भरोसा करने के लिए। बस अगले ओवर में सोबर्स जो ही स्ट्राइक पे आते हैं, अजीत आओ देखते हैं ना ताओ सीधा गेंद सलीम के हाथों में थमाते हैं, बोलते हैं भैया आउट कर। इस दफा भी अजीत ऊपर वाले से मना ही रहे थे कि काश सलीम अपना वादा निभा दें, और अजीत के देखते ही देखते वाकई अपने दूसरे ही ओवर में सलीम ने गैरी सोबर्स को चलता कर दिया। माने सलीम के 2 ओवरों का वो स्पेल विश्व क्रिकेट के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट स्पेल्स में से एक कहा जाता है, जब 2 कंसेक्यूटिव ओवर्स में गैरी सोबर्स और क्लाइव लॉयड को चलता कर दिया था सलीम ने। और इन्हीं 2 विकेट्स के चलते वेस्टइंडीज पोर्ट ऑफ स्पेन में हिंदुस्तान के आगे घुटने टेक देती है और हिंदुस्तान वो मैच बचा लेता है। इस मैच के बाद पूरी दुनिया की क्रिकेट गलियारों में सलीम की तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे थे, और हिंदुस्तान में तो सलीम की लोकप्रियता को मानो नए पंख लग चुके थे। हर हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रशंसक दिल थाम के बस उस घड़ी का इंतजार कर रहा था जब आने वाले इंग्लैंड दौरे पर सलीम दुर्रानी को हिंदुस्तान की 22 गज की पट्टी पर खेलते हुए वो अपनी नजरों से अपने सामने देख पाएंगे। मगर करोड़ों हिंदुस्तानी प्रशंसकों का दिल तब टूट जाता है जब आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के द्वारा चयनित खिलाड़ियों की सूची जारी की जाती है, और उस सूची से सलीम दुर्रानी का नाम नदारद मिलता है। किसी को कुछ समझ नहीं आया सलीम दुर्रानी का नाम क्यों हटाया गया। पत्रकारों ने इस बाबत बोर्ड से सवाल भी पूछे, बोर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। पत्रकारों को ऐसा लगता है सलीम दुर्रानी की तबीयत खराब होगी। पत्रकार सलीम दुर्रानी के आवास जाते हैं जहां सलीम दुर्रानी बिल्कुल स्वस्थ मिलते हैं। उनसे पूछा जाता है क्या उनकी कोई पारिवारिक समस्या है, उनकी तरफ से ना में जवाब दिया जाता है। जिसके बाद यह रहस्य और गहरा जाता है कि जब सलीम दुर्रानी आउट ऑफ फॉर्म भी नहीं है, मिसफिट भी नहीं है, उनके परिवार की कोई समस्या भी नहीं है, तो आखिर उन्हें टीम से बाहर क्यों किया गया। मगर बोर्ड ने तो बाहर कर ही दिया था, तो अब कोई क्या ही कर सकता था। पहले इस मैच के लिए ड्रॉप किया, फिर अगले मैच के लिए ड्रॉप किया, फिर अगले दौरे के लिए ही ड्रॉप कर दिया, फिर उसके अगले दौरे के लिए ड्रॉप कर दिया। और ये वो दौर हुआ करते थे जब साल में 4-6 टेस्ट से ज्यादा होते ही नहीं थे। तो अब इस खाली वक्त में सलीम दुर्रानी करें तो करें क्या? इसका जवाब क्रिकेट बोर्ड के पास हो ना हो, बॉलीवुड के पास जरूर था। वो इस नाते कि सलीम दुर्रानी की लोकप्रियता को तो पंख लग ही चुके थे, और इधर सलीम दुर्रानी को ना देख पाने की जो कसक हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रशंसकों के दिल में घर करती जा रही थी, उसने सलीम की लोकप्रियता को और ऊंचा कर दिया था। और बॉलीवुड और लोकप्रियता का कैसा नाता है ये तो आप भली भांति जानते हैं। तो बॉलीवुड के कई निर्देशकों को ऐसा लगा कि चूंकि सलीम दुर्रानी देखने में भी कमाल के हैंडसम है, डैशिंग बॉडी, 6 फुट की हाइट, पश्तून, तो अगर सलीम दुर्रानी को फिल्म का हीरो बना दिया जाए तो इससे टिपिकल फिल्मी प्रशंसकों का तो समर्थन मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही वो क्रिकेट प्रशंसक जो फिल्में नहीं देखते थे वो भी सलीम दुर्रानी की वजह से ये फिल्में देखने जरूर आएंगे। यानी हिट का पक्का फॉर्मूला। तो बॉलीवुड के निर्देशक सलीम दुर्रानी की दहलीज पे पहुंचने लगे। दुर्रानी खाली थे, उनको लगा एक्टिंग ही कर लेते हैं, चंद पैसे भी मिलेंगे, वक्त भी कटेगा। आपको यकीन नहीं होगा, सलीम दुर्रानी यानी एक क्रिकेटर ने उस दौर में बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियों के साथ फिल्मों में लीड रोल का काम किया। परवीन बॉबी, तनुजा जैसी अभिनेत्रियों के साथ फिल्मों में लीड रोल का काम करने वाले सलीम दुर्रानी यकीनन 70 mm के पर्दे पर भी उतने ही सफल रहे जितना 22 गज की पट्टी पर। मगर सलीम का दिल बंबई की गलियों में लगता कहां था। उनका दिल तो बस उसी 22 गज की पट्टी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था।
तो जल्द ही सलीम ने माया नगरी को टाटा बाय बाय बोलने का निश्चय कर लिया और दोबारा जामनगर लौट के डोमेस्टिक क्रिकेट में हाथ आजमाने लगे। सोच के देखिए बदनसीबी का आलम कि जिस क्रिकेटर की तारीफों की कसीदे दुनिया भर के महानतम क्रिकेटर पढ़ रहे हो, उस क्रिकेटर को महज बोल्ड की सियासत के चलते हिंदुस्तानी टीम में खेलने का मौका नहीं मिल रहा था और वो डोमेस्टिक्स में हाथ आजमा रहा था। वो तो जब अगले इंग्लैंड दौरे के पहले टेस्ट में टीम इंडिया पराजित हो चुकी थी और दूसरे कलकत्ता टेस्ट मैच की पिच का हाल देखकर भी यही अनुमान लगाया जा रहा था कि इंडिया की फिर से भद्द पिटेगी, तब मजबूरी में बोल्ड ने दोबारा दुर्रानी से संपर्क साधा, दोबारा दुर्रानी को बुलाया और दुर्रानी ने फिर से कलकत्ता टेस्ट में संकट मोचक बनकर टीम इंडिया को मैच जिताया। फिर तीसरे टेस्ट में चेन्नई में जहां पिच की नमी के चलते गेंद इतनी घूम रही थी कि चाहे गोरे बल्लेबाज हो चाहे हिंदुस्तानी बल्लेबाज हो, सब गेंद की चाल पताता थैया करते नजर आ रहे थे। इंग्लैंड की टीम 79 रन पे ऑल आउट हो चुकी थी उस मैच में और 80 रन का टारगेट चेस करने उतरी भारतीय टीम के पसीने छूट चुके थे, आधे खिलाड़ी पवेलियन के अंदर बैठ चुके थे। उस वक्त सलीम दुर्रानी ने उतनी कठिन पिच पे 38 रन की पारी खेल के हिंदुस्तान को मैच जिताया था। फिर आता है तीसरा टेस्ट, बंबई में आयोजित हुआ था। इस मैच में सलीम दुर्रानी ने 110 रन ठोके और टीम इंडिया के लिए यह मैच भी बचाया। मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह बंबई टेस्ट सलीम दुर्रानी के क्रिकेट करियर का आखिरी टेस्ट साबित हो गया। इस टेस्ट मैच के बाद, यानी जिस टेस्ट मैच में सलीम दुर्रानी ने 110 रन बनाए, जिस समूची टेस्ट सीरीज में सलीम दुर्रानी का प्रदर्शन आपके सामने है, हमने आपको अभी गिनाया है, ऐसे प्रदर्शन के बावजूद सलीम दुर्रानी जैसे क्रिकेटर को आने वाले बरसों बरस में एक दफा भी बोल्ड को नहीं लगा कि एक मौका नजर कर दिया जाए और इतना बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी हमारी आंखों के सामने से यूं ही गुजर गया।